नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से जो बन सकते हैं। और ये जो दोस्तों पीडीएफ है, ये घटना चक्र की पीडीएफ है। और यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, वहाँ ये आपको मिल जाएगी। तो हम लोग बारी बारी से जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे लगता है जो आपको देनी चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। आपको दोस्तों ये वीडियो देखने से जल्दी याद होता है, क्योंकि पढ़ने में आपको बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने में सबसे फ़ायदा ये है कि आपको जल्दी याद हो जाता है। लेकिन जब आप चीज़ों को सुनते हैं या वीडियो में देखते हैं तो उसमें लर्निंग ज़्यादा इजी होती है और जल्दी भी होती है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, और वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम में पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी हम लोग इसी तरह से सीरीज़ को कवर करेंगे। और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, सो दैट हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आ सके। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत फेमस है कि वास्को डी गामा कालीकट जो तट है वो पहुंचा था 1498 ईस्वी में, और इसका जो स्वागत है वो जमोरीन ने किया था, जो कि कालीकट का एक तरह से राजा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसी ने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत करी थी। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरीन ने। ये दोस्तों सही सुमेलित करना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल देश से था। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज करी वो स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड का था नागरिक। तस्मान ने दोस्तों न्यूजीलैंड जो देश है उसकी खोज करी एक तरह से। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक दोस्तों अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में कराया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित करने वाले पुर्तगाली थे, और पुर्तगालियों ने ही दोस्तों वहाँ पे एक राजा था हेनरी द नेविगेटर, उसी ने ये पूरा का पूरा एक तरह से जो मार्ग खोजने वाला जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था उसको लीड किया था। और जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन थे जो कि दुनिया में निकले थे पुर्तगाल से व्यापार के लिए, उसमें सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो पुर्तगालीज थे। और दोस्तों वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोमियो डियाज नाम का व्यक्ति इस समुद्री यात्रा के लिए निकला था, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका का है, एक तरह से वीकेंड से जो सबसे सदर्न पॉइंट है वहाँ तक पहुँचा था, केप ऑफ गुड होप, जिसको आशा अंतरीप बोलते हैं यदि मैं हिंदी में गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो बार्थोलोमियो डियाज भी इससे पहले वास्को डी गामा से पहले भारत के लिए समुद्री यात्रा करने आया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया ऑफकोर्स पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई तो हुगली की फैक्ट्री थी दोस्तों। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपियन जो पावर है वो पुर्तगालीज थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने, मतलब उनका सिर्फ वहाँ पर जो मेन मोटिव था कि बस वहाँ पे जो लूटपाट करनी है उनको, समुद्री लूटपाट। कलकत्ता का संस्थापक दोस्तों जॉब चरनॉक को माना जाता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन क्या है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले जो लोग थे वो डच पीपल थे। ठीक है, उन्होंने एक पब्लिक स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड करी थी, तो वो दुनिया की पहली, मतलब एक तरह से वी कैन से पब्लिक जो स्टॉक कंपनी है। सही कथन, डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो मेन मोटिव था यार, जो राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे।
भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उसे अपनी सेवा में वहाँ लगा देते। तो मतलब जो एक नेशनलिज्म है, पैट्रियोटिज्म है, वो वहाँ पर मेन जो पॉइंट है रहा, जिससे कि हम लोग एक तरह से अपने राष्ट्रवाद को नहीं समझ पाए उस समय पे। आज के समय पे नहीं दोस्तों, पुराने समय पे। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। ठीक है, तो ये लीवेंट कंपनी दोस्तों बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में बनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। वह मुगल, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए तो उस समय जो अकबर की मृत्यु हो गई थी और जो फिर जहांगीर से उनकी भेंट हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, जहांगीर। और जो ब्रिटिश के जेम्स ने संदेश भेजा था अकबर के लिए, लेकिन अकबर तब तक मृत्यु हो गई थी, तो जहांगीर को पत्र एक तरह से मिला था। तो जो एम्बेसडर था जेम्स का, वो जहांगीर के कोर्ट में आया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को बैटल ऑफ स्वाली, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, में हराया था, तो थॉमस बेस्ट नाम का जो अधिकारी था उसने पुर्तगालियों को बैटल ऑफ स्वाली में हराया था। तो बैटल ऑफ स्वाली दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसमें जो पुर्तगाली हैं वो अंग्रेज़ों से हार गए थे, और जो मुगल्स थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए अंग्रेज़ों से, और उन्होंने एक तरह से जो परमिशंस पहले नहीं मिल रही थी वो परमिशन मिलने लगी। तो बैटल ऑफ स्वाली दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगालियों की हार हुई थी। आपको मुझे कमेंट करना है कि बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ था, और यदि अंग्रेज़ों की तरफ से लीड करा था थॉमस बेस्ट ने, तो पुर्तगालियों की तरफ से किसने लीड किया था बैटल को। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया दोस्तों अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से, क्योंकि ये रहा था किस्सा बम्बई का कि जो पुर्तगालियों की जो रानी थी कैथरीन ब्रेगेंजा, उनकी शादी हुई थी चार्ल्स से, जो कि ब्रिटेन के थे। तो उन्होंने पुर्तगालियों ने उसको दहेज में दे दिया था बम्बई को, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ब्रिटिशर्स को बल्कि ये बोलो कि चार्ल्स को दिया था। तो चार्ल्स ने क्या किया था दोस्तों, बम्बई को लीज़ पे दे दिया था, सालाना लीज़ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से जो बम्बई है वो पहुंच गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड। अभी आप याद समझो, तो आप ऐसा समझिए कि औरंगजेब ने उसको चाइल्ड, जो सर जॉन चाइल्ड था, उसको बच्चा ही समझा और उसको बाहर निकाल दिया था भारत से। प्रथम कार्नाटिक जो युद्ध का जो तात्कालिक कारण था दोस्तों, वो क्या था कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी जो जहाज़ों पर एक तरह से हमला कर दिया और उसका अधिग्रहण कर लिया। लेकिन दोस्तों जो लड़ाई है, जो कार्नेटिक वॉर की शुरुआत है, वो ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे, या अंग्रेज जो फ्रेंच थे, वो लड़ रहे थे सक्सेशन, जो ऑस्ट्रिया में चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। तो उसके चक्कर में इनकी जो मार है, जो लड़ाई है, वो हिंदुस्तान में भी हो गई। और ये दोस्तों पहला जो कार्नेटिक वॉर है ये एंड हुआ था जो ट्रीटी हुई थी एक्सला चापेल के नाम से, एक्स ला चापेल। ठीक है, तो ये आपको एक्सला चापेल की संधि याद रखनी है। पहले कार्नाटिक जो युद्ध है उसकी जो संधि थी एक्सला चापेल के नाम से हुई थी। कार्नेटिक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। सही सुमेलित क्या है कि जो प्रथम कार्नेटिक युद्ध है एक्सला चापेल की संधि से अंत, जैसा मैंने अभी आपको बताया। द्वितीय जो कार्नेटिक युद्ध है उसको अनिर्णायक रहा था, न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई, क्योंकि जो अनवरुद्दीन था उधर कार्नेटिक में, और फिर इधर आसम जाह का जो बेटा था, आसम जाह की मृत्यु के बाद, और उसके जो वहाँ भी वॉर ऑफ सक्सेशन रहा। तो एक ग्रुप को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, एक ग्रुप को फ्रेंच ने सपोर्ट किया। तीसरा जो कार्नेटिक युद्ध था दोस्तों पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था, और प्रथम जो मैसूर युद्ध था उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा में भाग लेने की नीति आरंभ करी, तो वो था दोस्तों डुप्ले। तो डुप्ले ने मतलब एक जोग्राफिकल जो टेरिटरी थी उसको हथियाने के लिए इस नीति को आरंभ किया था।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था दोस्तों सूरत में। तो सूरत एक पोर्ट रहा एक तरह से शुरू से, वही समुद्र के किनारे है। तो जो भी कोई कंपनियां आती थी वो सूरत में ही अपना एक तरह से कारखाना स्थापित करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है सी के थ्रू बहुत ईजी होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित की गई थी लुइस 14वें के शासनकाल में। ठीक है, लुइस 14 था और कॉलबर्ट नाम का एक गवर्नर था, वो दोस्तों वहाँ पे आया था भारत में और उसने स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल वही है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा में। ठीक है, तो चिंसुरा की जो फैक्ट्री है वो डचों ने स्थापित करी थी। फ्रांसीसी दक्कन में सख्ती आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि जो अंग्रेजों की फ़ौज थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों के मुकाबले। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही जो क्रम है, पहले पुर्तगीज़ आए, फिर दोस्तों डच आए, फिर अंग्रेज भी आए, देश फ्रांसीसी आए। ठीक है, बीच में डेन्स भी आए थे दोस्तों, लेकिन जो मेजर हैं यही हैं। सही सुमेलन पांडिचेरी दोस्तों फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज़, ट्रांकोबार डैनिश, और जो सद्रास है, सद्रास नहीं होगा दोस्तों, आई थिंक मद्रास होगा, मिसप्रिंट है, ये डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ भी आपको दिखा है, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम जो गवर्नर था वो मुर्शिद कुली खान था, और मुर्शिद कुली खान ने ही दोस्तों बंगाल को एक अलग मतलब वे समझ के कि बंगाल की स्थापना करी थी, अलग सूबा जो बना दिया था। अब वो क्या थे, मुगलों के अधीन नहीं रहे थे, तो मुर्शिद कुली खान को वी कैन से कि बंगाल का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि उससे पहले दोस्तों ये मुगल सम्राट ने इसको गवर्नर बनाया था मुर्शिद कुली खान को। लेकिन जब मुगलों की पावर ख़त्म होने लगी तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे बंगाल हो गया दोस्तों, उधर हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये धीरे धीरे मुग़लों से कटने लगे इन द सेंस उन्होंने अपना एक जो सुज़ेरेनिटी है, जो अधीनता है, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था, और वहीं से दोस्तों ब्रिटिशर्स को ये एक तरह से अभिलाषा हुई कि अब हम भारत पे कब्जा स्थापित कर सकते हैं। और 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि निर्णायक रहा कि अब जो है ये डिसाइड हो गया था कि जो भारत में जो राज करेंगे दोस्तों अब ब्रिटिशर्स ही करेंगे, क्योंकि वो सबसे पावरफुल होते जा रहे थे समय के साथ साथ। तो 1764 में बक्सर का युद्ध और 1757 में 57 का युद्ध। ठीक है, तो पहले बी आता है, पहले दोस्तों पी आता है, दैट इज़ प्लासी, फिर आता है बक्सर। ठीक, आप याद रख सकते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था उसको पराजित कर दिया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है उसको लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। लॉर्ड वॉर्ड कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये इनकी कहानी अलग ही रही, सब छोड़ो इस बारे में। तो अल्बुकर्क रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसी डुप्ले लॉर्ड कॉर्नवालिस में से, जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों एक तरह से बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और पूरे ब्रिटिश सर्च में एक अच्छा सेना नायक था, तो उसको ऐसा बोला गया, उपाधि दी गई है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। प्लासी का युद्ध जो मैदान है वो अवस्थित है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में ही ये प्लासी का युद्ध मैदान है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी थी, तो वो व्यक्ति दोस्तों मीर कासिम था, और मीर कासिम को ही मोहरा बनाया था अंग्रेज़ों ने। और प्लासी के युद्ध में उन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ पे बंगाल का वो बना देंगे नवाब। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो बक्सर का युद्ध। मैंने अभी आपको बताया 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस बात में ये बिल्कुल क्लैरिटी आ गई थी कि अब जो है भारत में मुगलों का शासन नहीं रहेगा, बल्कि अंग्रेज़ों का ही शासन रहेगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कुछ मतलब ही नहीं है, बहुत जो मुगल्स की पावर है आप ये समझ के चलिए कि जो बहुत छोटे एरिया में रह गई थी सिमट के।
बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। ठीक है, तो बक्सर की जब लड़ाई हुई तो मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करी थी मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए, वो लॉर्ड क्लाइव ही था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करी या दी गई थी 12 अगस्त 1765 को। तो जो बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ तो ट्रीटी साइन करी गई दोस्तों। तो एक ट्रीटी शाह आलम द्वितीय के साथ भी साइन की दी गई थी, क्योंकि ये उस युद्ध मैदान में थे और उनके साथ भी एक ट्रीटी जो है वो साइन करी गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रज़ा खान को उप दीवान घोषित कर दिया गया था। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई है वह खासी जनजाति। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों की जो सही कालानुक्रम है या जो सही क्रोनोलॉजी है, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वंडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में। तो इसी बीच में वांडीवाश का युद्ध होता है और वांडीवाश का जो युद्ध है दोस्तों ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच के बीच में होता है। तो जो निर्णायक लड़ाई है जहाँ पे ब्रिटिशर जीत जाते हैं और जो फ्रेंच का जो प्रभुत्व है वो एक तरह से भारत में ख़त्म हो जाता है। तो स्वाली का युद्ध ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को हराया था और वो एक तरह से अपना एक आधिपत्य जमाया था। और वंडीवाश के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। वंडीवाश का युद्ध 1760 में होता है और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, तो ये दोस्तों 1757 में प्लासी, 60 में वंडीवाश और 64 में बक्सर का युद्ध। सही सुमेलित युग्म की यदि हम बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध जो था मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध है दोस्तों डलहौजी के विरुद्ध सिख। तो जो सिख के बारे में दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो 1799 से लेके करीब 1850 तक सिख एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया। और सिख एम्पायर को जो इस्टेब्लिश करने वाली जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे राजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो रंजीत सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने ही जो 12 मिसल थी उनको एक तरह से एकत्रित किया और लीड किया और सिख एम्पायर की स्थापना करी थी। तो चिलिया वाला जो युद्ध है दोस्तों ये भी उसी कड़ी का है कि वहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का सिख के साथ में युद्ध हुआ तो 3-4 युद्ध हुए थे, उसमें से चिलिया वाला जो युद्ध है डलहौजी के विरुद्ध सिखों का युद्ध है। खुर्दा का जो युद्ध है दोस्तों निज़ाम विरुद्ध मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठों द्वारा। दोस्तों एक समय ऐसा है कि मराठा से जो है अंग्रेज़ काफ़ी डरते थे, लेकिन धीरे धीरे जो मराठा था उसको तोड़ना शुरू करा गया। और ये भी समय आया कि जब पेशवा ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेज़ों का सपोर्ट मांगा था। तो उसी के बाद दोस्तों मराठा जो पावर है वो कम होती रही थी। यदि हम क्षेत्रीय राज्यों की बात करें पंजाब की और मैसूर की, तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। हाँ दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में ट्रीटी थी कि जो सतलज के इधर वाला हिस्सा है वो अंग्रेज़ों का था और इधर दोस्तों रणजीत सिंह अपना जो सिख का एम्पायर वो चला रहे थे। लेकिन रणजीत सिंह ने दोस्तों श्रीनगर तक अपना एक पावर को एक्सपेंड किया और श्रीनगर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में दोस्तों श्रीनगर पे जो आधिपत्य है वो अंग्रेज़ों ने कर लिया था। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचर्या मिसल से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुकरचर्या मिसल 12 मिसल थी, उसमें से जो सुकरचर्या मिसल है जिससे रणजीत सिंह ताल्लुकात रखते थे और रणजीत सिंह ने ही दोस्तों जो सिख एम्पायर है उसकी स्थापना करी थी 1799 के आसपास। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहशुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि अब मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन
कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दोस्तों खड़क सिंह थे और सिख राज्य का अंतिम शासक जो था वो दिलीप सिंह था। ठीक है, तो जब महाराजा रणजीत सिंह की दोस्तों मृत्यु होती है तो उसी दिन उनके जो दूसरे एक बेटे हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वो फ्यूनरल से वापस आ रहे थे और अचानक से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जो अंतिम राजा वीकेंड से जो सिख साम्राज्य के थे वो दलीप सिंह थे और जब एंग्लो सिख वॉर हुए तो दलीप सिंह वहाँ पे लास्ट में राजा थे। तो पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है? तो उनका जो दोस्तों निधन है वो पेरिस में हुआ था। अब ये पेरिस में इसलिए हुआ था कि जो एंग्लो जो सिख वॉर हुए तो ये हार गए दोस्तों सिख, और अंग्रेज़ों ने दोस्तों इनको पेरिस में भेज दिया था। और ये जो दिलीप सिंह थे उस टाइम पे 10-12 साल के थे और इनको पता ही नहीं था कि मेरे जो पिताजी थे वो इतने बड़े साम्राज्य के संस्थापक थे। अपनी पावर मतलब बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा रहा होगा और उसको अंग्रेज़ों ने भेज दिया पेरिस। ठीक है कि और पेरिस में जो वहाँ की जो प्रिंसेस थी या वी कैन से जो क्वीन थी उनके साथ इनके काफ़ी अच्छे मतलब ताल्लुकात रहे और उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करती नहीं जो वहाँ की महारानी थी। तो इसलिए दोस्तों उनका जो निधन है वो पेरिस में हुआ था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों फिर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था सिखों को जीतने के बाद। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। तो 3 की परिषद के सदस्य सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। ठीक है, तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसर युद्ध जो हुआ था 1766 से 69 में, कौन विजय हुआ था दोस्तों? हैदर अली यहाँ पे जीत गया था। इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था तो आयरकूट ने कूट दिया था, आप ये समझिए। ठीक है, तो हैदर अली को हरा दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए तो टीपू सुल्तान ने वो व्यक्ति था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी टीपू सुल्तान के साथ में। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारे गए थे। जो चौथा दोस्तों युद्ध था तो मारे गए यहाँ पे टीपू सुल्तान। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर था। तो प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजयी हुआ, द्वितीय में अनिर्णायक रहा, तीसरे में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना जो कुछ भूभाग है अंग्रेज़ों को दे दिया। और जो जैसे मैंने अभी आपको बताया जो चौथा दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान ही दिवंगत हुआ था, मारा गया था युद्ध में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरदना में। इसमें से सही कथन की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण धन दिया था। तीनों ही दोस्तों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। सही कथन को भी रहा होगा लेकिन हमें कथन पढ़ लेना चाहिए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, और दोस्तों जो षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति थे उनमें और भी व्यक्ति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात किया था। अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय का। तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है और डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत पर आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं ये दोस्तों शुरुआत करी थी डलहौजी ने। और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दोस्तों द्वैध शासन का मतलब क्या है कि दीवानी राइट्स किसी और के पास है और जो मैनेजमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी और के पास में है, जिसकी वजह से जो बंगाल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी और बंगाल की जो वेल्थ है वो ड्रेन होने लगी थी क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया था। और उसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा गया था। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों, जिस पर ये महाभियोग का मुकदमा चला था। हालांकि इसको बरी कर दिया गया था बाद में और जो महाभियोग है वो लागू नहीं हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसन्नताबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो इसका दोस्तों कॉर्नवालिस को इसका श्रेय जाता है और कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है भारत में। कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड वेल्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। और दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने ही अपने गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों का सपोर्ट मांगा था। ये अभी विस्तार में जब पढ़ाएंगे आपको तो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था वेल्लेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय जो देशी शासक था वह हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेल्लेजली के साथ सहायक संधि करने वालों राज्यों की जो सही क्रम है, हैदराबाद पहला था, फिर मैसूर, फिर अवध और सिंधिया। ठीक है, तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। हमास आप याद रख सकते हैं, हमास। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। यदि प्रश्न में वेल्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर हैदराबाद होगा। तो हो सकता है दोस्तों ये जो इसमें से जो पहला शासक था वो अवध का नवाब था और राज्य जो पूछा जाएगा वो हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज्य, मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी दोस्तों। इंदौर के होलकर ने नहीं करी थी, बाकी सबने कर ली थी। भारतीय राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात वेल्लेजली को माना जाता है। रिचर्ड वेल्लेजली, जिसने अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल की भी उपाधि वो कहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी वो वेल्लेजली था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, हेस्टिंग्स के समय हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। सही सुमेलित, हेक्टर मुनरो ने लीड किया था दोस्तों अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध में। हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, वेल्लेजली फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है हेस्टिंग्स से। टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 27 के दरमियान में। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ही ले लिया था वह था विलियम बेनेटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय अंग मैसूर से संबंधित था कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन, सोता ही रहता था। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी बेनेटिक ने। बेनेटिक के जैसे नाम में बैन है तो आप ये समझिए बैन कर दिया सती प्रथा को। बेनेटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 में। बंगाल के दासों के निर्यात को रोक लगाया था 1789 में। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य के में अवध का विलय हुआ 1856 में। सही सुमेलित करना है तो 1849 में जब सिखों का एक तरह से पतन हो गया साम्राज्य का, तो पंजाब का विलय हुआ। उससे पहले सतारा का विलय हुआ। 56 में दोस्तों अवध का विलय हुआ और 55 में करौली का विलय हुआ। वह गवर्नर जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो डलहौजी ने की थी दोस्तों विलय की नीति।
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम है सतारा। ठीक है, तो विलय की जो नीति है उसमें सबसे पहले सतारा था और सहायक संधि पर सिग्नेचर करने वाला प्रथम राज्य है हैदराबाद। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी एलन बैरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था 1843 में, और 1849 आते आते पूरा जो सिख एम्पायर है दोस्तों बिखर गया था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउस्ट्रम, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई डलहौजी, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ मुंबई और ठाणे के बीच में। यह 1853 में दोस्तों इसे स्थापना की गई थी, निर्माण किया गया था।